हम सबको किसी ना किसी सूरत में डर लगता है और हम में से हर एक को कभी ना कभी डर तो लगता ही है। जब छोटे होते हैं तो अंधेरे से डर लगता है, कुछ बड़े होते हैं तो बाहर जाने का डर, लोगों से बात करने का डर, एग्जाम्स के दिनों में एग्जामिनेशन हॉल का डर, पेपर्स का डर, फेल हो जाने का डर, नौकरी ना मिलने का डर। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिंदगी में कि हमें उस सिचुएशन में दाखिल होने से पहले ही कुछ डर लगने लगता है और कभी उस सिचुएशन में दाखिल होने के बाद डर लग रहा होता है। ऐसा ही होता है ना? अच्छा, कुछ डर या खौफ हमारे माइंड में इस तरह से जगह बना लेते हैं कि वो सारी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। मसलन फेलियर का डर, लोगों के कमेंट्स का डर। क्या कुछ डर अच्छे भी होते हैं? अच्छा, कुछ डर अच्छे कहें या ना कहें, मगर कुछ डर जरूरी भी हैं, खास तौर पे बचपन में। क्योंकि बच्चे को डर नहीं होगा तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर देगा कि उसको या उसकी जान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो उस वक्त इतना समझदार नहीं होता कि वो फर्क कर सके कि सही और गलत क्या है। मसलन कोई बच्चा घर की छत से जंप लगा देता है, बिजली के स्विच बोर्ड में हाथ डाल देता है, चलती गाड़ी से विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये उसके लिए खतरनाक होगा। तो उस वक्त उसके जहन में एक डर होना जरूरी है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास की चीजों को देखता है, एक्सप्लोर करता है और उसकी समझ, उसका शऊर मैच्योर होता जाता है। उसे समझ आता है कि कुछ लिमिट्स हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना। ये जो लिमिट्स होती हैं, इनको समझने के लिए माँ बाप हेल्प करते हैं। मसलन अपने बड़ों की इज्जत करनी है, लोगों से अच्छा बिहेव करना है, गाड़ी या मोटरसाइकिल के स्पीड लिमिट्स लिमिट से हद से तजावुज नुकसान का बायस बन सकता है। माँ बाप क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। अब इस बात को याद रखिएगा, माँ बाप क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इस मोहब्बत को याद रखिएगा। ठीक है। ये आगे जो हमारी डिस्कशन, हम जब एंड तक जाएंगे तो फिर ये मोहब्बत का लफ्ज और ये मोहब्बत की कैफियत में, मोहब्बत की हकीकत हमें समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये जो डर होते हैं ना, जो बचपन में और फिर जिंदगी में जो लिमिट्स होती हैं, कुछ हदूद होती हैं और वो होनी जरूरी है। तो ये बुनियादी जो डर होते हैं, इसे रैशनल फियर्स कहते हैं। यानी इस डर की कोई माकूल वजह या जवाज होता है, बेस होती है। लेकिन कोई डर जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है, या कोई इंसान एक बार किसी डर की सिचुएशन से निकल चुका है या गुजर चुका है, उसके बाद भी वो डरता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स, यानी उसके जिस वजह से भी वो डर रहा है, वो कोई माकूल वजह नहीं है, या कोई इंसान एक बार किसी डर की सिचुएशन से निकल चुका है या गुजर चुका है, उसके बाद भी वो डरता है या उससे उसकी जिंदगी पर असर पड़े, तो फिर ये डर नॉर्मल नहीं होगा। मसलन अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो उस हादसे में महफूज भी रहा, लेकिन दोबारा वो उस सवारी पर सफर करने से इसलिए डरता है कि फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए। किसी जगह जाने से इसलिए डरता है कि वहां उसकी इज्जत नहीं होगी या उसको वहां पर इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, इग्नोर होगा। तो इस वजह से जाने से पहले ही वो सोच लेता है, अपने माइंड में उसने फिक्स किया हुआ है, एंकर किया हुआ है, और वो वहां नहीं जाता। किसी शख्स की कॉल अटेंड नहीं करता या कॉल अटेंड करने से इसलिए डरता है कि वो उसका अच्छा दोस्त नहीं, जबकि हो सकता है कि वो किसी अच्छे मकसद के लिए कॉल कर रहा हो। जब कोई डर हमारे साथ हमेशा रहने लगे, जिसकी वजह से हमें घबराहट, दहशत महसूस रहने लगे, हमें पता होता है कि इसका कोई बेसिस नहीं है, रैशनल नहीं है, फिर भी हम उस खौफ में मुब्तला रहते हैं, जबकि हमें ये शऊर होता है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरह के डर, इस तरह के खौफ में अक्सर हम मुब्तला रहते हैं। खौफ दो तरह के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल का मतलब जिसका कोई जवाब हो, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, लिमिट्स को डिस्कस किया, यानी जिसका कोई जवाब हो, कोई रीजन हो। मसलन आग के डर का जवाब है कि वो जला सकती है, तैरना नहीं आता तो पानी के डर का जवाब है कि बंदा डूब सकता है। रैशनल फेयर वो है जिससे वाकई किसी नुकसान का अंदेशा हो। यहां तक क्लियर है? रैशनल फेयर क्या होता है, ये क्लियर है?
अच्छा, इर्रेशनल का मतलब होता है बिला जवाज, बिला वजह। इसे फोबिया भी कहते हैं, एक अनजाना खौफ, यानी इसका कोई रीजन नहीं है, कोई माकूल वजह नहीं है। खौफ दरअसल है क्या? खौफ स्टेट ऑफ माइंड का नाम है, यानी माइंड की या दिमाग की एक हालत या एक कैफियत का नाम है। स्टेट्स के बारे में हमने लास्ट सिटिंग में या लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो खौफ क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। ये परसेप्शन है जो हमने अपने माइंड में एंकर किया होता है, रोक के रखा होता है, अटका के रखा होता है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खौफ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे ये खौफ रैशनल हो या इर्रेशनल। हमारी जिंदगी में ऐसे इतने मौके आते हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम एक गलत परसेप्शन की वजह से खौफजदा हो जाते हैं, और खौफजदा होने की वजह से हम वो काम नहीं करते और कामयाबी के मौके गंवा देते हैं। अगर खौफ होगा, फेयर होगा, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल, कामयाबी के रास्ते की ये रुकावट है। अभी जो मैंने बात की कि खौफ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियात करना छोड़ दें। एहतियात या तदबीर बिला खौफ हो तो वो आपको महफूज तरीके से मंजिल की तरफ ले जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो हमने बात की कि खौफ की कोई हकीकत नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई भी काम करते वक्त या किसी भी सिचुएशन में दाखिल होते वक्त हम एहतियात करना छोड़ दें। एहतियात और तदबीर, ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा। एहतियात या तदबीर बिला खौफ हो तो वो आपको महफूज तरीके से मंजिल की तरफ ले जाता है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं फायरिंग हो रही है, आप सीना तान कर वहां चले जाएं तो ये अक्लमंदी नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में आपको एहतियात और तदबीर से काम लेना होगा। अगर ऐसी सिचुएशन में आप खौफजदा हो जाते हैं, अब देखें, एहतियात और तदबीर से आप काम ले रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, मगर साथ में आप खौफजदा भी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके इस खौफ की वजह से आपका माइंड आपका साथ ना दे और आप एहतियात के बजाय कोई गलत कदम उठाकर अपने आप को खतरे में डालते। लिहाजा खौफ आपका एक ऐसा दुश्मन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक वहम है, गुमान है, जिसका हकीकी वजूद नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम खौफ की बात भी कर रहे हैं, डर की बात भी कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि इसका कोई हकीकी वजूद नहीं है। ये हमारी अब इस डिस्कशन में आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म या मूवी देखते हैं? अच्छा, किस तरह की फिल्म्स पसंद है? अब अगला सवाल, किस तरह की फिल्म्स पसंद है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हॉरर मूवीज भी किसी की फेवरेट हो सकती हैं। ऐसे लोग हैं जिनको हॉरर मूवीज या स्कैरी मूवीज पसंद होती हैं, है ना? हॉरर मूवीज उनकी फेवरेट होती हैं, हो सकती हैं। अच्छा, अगर उसको हॉरर मूवीज देखने के बाद डर भी लगता हो, मूवीज देखने के बाद उसको डर भी लगता हो, तो फिर ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? आपके सामने, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा शख्स जो ये कहे कि मुझे हॉरर मूवीज बहुत अच्छी लगती है, हॉरर मूवीज मेरी फेवरेट हैं, और फिर वो मूवी देखने के बाद डर भी रहा हो, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक फिल्म है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, या फिर कहेंगे कि भाई देखते ही क्यों हो ऐसी मूवी, मत देखो। अब अगर मैं ये कहूँ कि हॉरर मूवीज आपकी भी फेवरेट हैं, तो आप यकीन करेंगे मेरी बात पे? हॉरर मूवीज आपकी भी फेवरेट हैं और आप देखते भी हैं और आपको डर भी लगता है। अच्छा, कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि हॉरर मूवीज आपकी फेवरेट हैं, आप देखते भी हैं, आपको यकीन नहीं अगर आता तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फेवरेट हैं ये हॉरर मूवीज आपकी। आप अपने माइंड में हॉरर मूवीज प्रोड्यूस करते रहते हैं और माइंड की स्क्रीन पर उसे देखते भी रहते हैं, माइंड के उस सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकलते। अपने माइंड में हॉरर मूवीज खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही उसको अपने माइंड की स्क्रीन पर देखते भी हैं और उस सिनेमा हॉल से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसा है ना? एक एक्शन तो ये है कि हम उस मूवी को देखने के बजाय सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए। दूसरा ये कि हम उस सिनेमा हॉल में जाएं ही नहीं, अवॉइड करें। जब लोग किसी मूवी को देखने नहीं जाते तो वो मूवी या वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
इसी तरह अगर हम अपने माइंड को फियर के स्टेट में जाने ही ना दें तो फियर फ्लॉप हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? स्टेट ऑफ माइंड क्या है? ये एक सिनेमा हॉल है जिसमें एक हॉरर मूवी हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई हमें दिखा नहीं रहा। अच्छा चले, आपने कहा डर खुद आता है। डर कहाँ से आता है? आसपास से। परसेप्शन याद है आपको? मॉडलिटीज से परसेप्शन वाली बात याद है? परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? हम खुद करते हैं। और क्या हम परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं? हमने ये भी बात की थी। क्या हम परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं? हमने एक्सरसाइज भी की थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आसपास के एनवायरनमेंट से हमारी मॉडलिटीज उस फेयर को अडॉप्ट कर रही हैं और वो जाके हमारे माइंड में एंकर हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम उसको किसी एक्सरसाइज से, किसी प्रैक्टिस से उस परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इस हॉरर मूवी को, इस फेयर को, इस स्टेट ऑफ माइंड के सिनेमा से हमें निकलना पड़ेगा और फेयर को फ्लॉप करना होगा। ठीक है, हम ऐसी मूवी देखें जिससे हमें हंसी आए, जिससे खुशी मिले, जिससे मोटिवेशन मिले, कुछ नया सीखने को मिले। अपने माइंड को इस तरह की एक्टिविटीज में बिजी रखें तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम बिजी रखें ना अपने आप को, हम अपने पास आसपास इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें, अपने आप को बिजी रखें। ठीक है, जब हम ऐसा करना स्टार्ट कर दें तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग कहलाएगी, जिसके लिए एनएलपी हमारी मदद करता है। ये हमारे सेशंस क्यों हैं? माइंड की प्रोग्रामिंग एनएलपी हमें सिखाता है। और हम एनएलपी के सेशंस में ये जो डिस्कशंस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकें। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक फर्जी स्टोरी है। एक लेडी किचन में कुकिंग कर रही है, उसका हस्बैंड और बच्चे घर में मौजूद हैं। अचानक किचन से उस लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है। हस्बैंड और बच्चे तेजी से किचन की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि खातून एक कोने में डरी सहमी खड़ी है और एक बड़ा सा कॉकरोच जमीन पर घूम रहा है। हस्बैंड मुस्कुराते हुए आराम से किचन में दाखिल होता है और उस कॉकरोच को कुचल देता है। अब एक ही सिचुएशन है, एक ही चीज सामने है। फर्क क्या है? खातून के माइंड में फेयर की एंकरिंग है और हस्बैंड के माइंड में हिम्मत और बेखौफ एंकरिंग है। सिचुएशन एक ही है, चीज एक ही है सामने, एनवायरनमेंट एक ही है। ठीक है, जिस चीज से खौफ या खौफ का जो रीजन है वो एक ही है, मगर खातून के और उस खातून के हस्बैंड के स्टेट ऑफ माइंड में फर्क है, उनकी एंकरिंग डिफरेंट है। ठीक है, कॉकरोच का खौफ खातून के माइंड पर हावी हो गया, जबकि उसका हस्बैंड ना सिर्फ उस सिचुएशन पर हावी हुआ, उसका खौफ का जो कॉज था, जो रीजन था, वो उस पर भी हावी हो गया। इस सिचुएशन में हस्बैंड के लिए खौफ की कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि उसने उस कॉज ऑफ फेयर को, उस जवाज को भी खत्म कर दिया, कुचल दिया। जबकि उस खातून के लिए ये रैशनल फेयर था, रीजन था ना, उसके लिए रैशनल फेयर था। हस्बैंड के लिए इरेशनल था, यानी बिला जवाज था। अगर कॉकरोच की जगह किचन में सांप होता, उस पूरी फैमिली के लिए रैशनल फेयर बन जाता, पूरी फैमिली के लिए। लेकिन वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर तलाश करते, है ना। वो उस खौफ में बैठे नहीं रहते, उस वजह को खत्म करने के लिए सोल्यूशन जरूर तलाश करते, उस रीजन को, उस कॉज को खत्म करने के लिए सोल्यूशन जरूर तलाश करते। तो इसका मतलब ये कि खौफ जो भी हो, जिस चीज का भी हो, उसके कॉज को समझकर उस कॉज को खत्म करने के लिए सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। अच्छा, अब अगर किचन में कॉकरोच मौजूद नहीं है और वो खातून दोबारा किचन में जाने से इसलिए डरती है कि वहां कॉकरोच होगा, अब जो डर और खौफ उसमें है उसे इरेशनल फियर या फिर फोबिया कहते हैं। ठीक है, फोबिया कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ फीलिंग। जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा आना एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, फोबिया भी उसी तरह की एक फीलिंग है। तो इस फीलिंग का एक क्योर या उसकी कोई थेरेपी हो सकती है। इसका सद्देबाब जिसको कहते हैं, उसका कॉज तलाश करके उस रीजन को, उस कॉज को खत्म किया जा सकता है। आप चाहें तो आप खुद फोबिया को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आप फोबिया को खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहे तो कितनी ही मेडिसिन ले लें, इसे खत्म करना मुश्किल है। अगर आप खुद नहीं सोचते, खुद आप अपने आप को तैयार नहीं करते, अपने माइंड के स्टेट को चेंज करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो कोई मेडिसिन इसको खत्म नहीं कर सकती। आप में से जो लोग फोबिया को बगैर मेडिसिन के मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स पर राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसका क्योर, इसका इलाज हम आपको सजेस्ट भी करेंगे और आपकी थेरेपी भी करेंगे। अच्छा, ये जो फोबिया होता है ना, इसकी मेजर या बुनियादी या बेसिक 4 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, नेचुरल एनवायरनमेंट, मसलन बादलों के गरजने की आवाज़, उससे भी डर लगता है। बड़े दरख्तों को देखकर डर महसूस करना, रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हुए या आसमान से डरना। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी क्या है? एनिमल, कुत्ते से डरना, साइनोफोबिया जिसको कहते हैं। कुत्ते से डरना, छिपकली से डरना, या किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़ों से डरना। नंबर 3, म्यूटिलेशन या मेडिसिन ट्रीटमेंट्स, मसलन इंजेक्शन लगवाने का डर, जख्म का खून देखकर चक्कर आ जाना या बेहोश हो जाना। नंबर 4, सिचुएशनल। सिचुएशनल क्या? यानी लिफ्ट में जाने से डरना, प्लेन, ट्रेन या किसी भी किस्म के सफर का खौफ। तो इस तरह के जो खौफ होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं। अभी मैंने बात की ना फोबिया का इलाज, ये आपके अपने पास है। आपको सिर्फ गाइडलाइन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, आपको थेरेपी की जरूरत है, चाहे जिसको भी हो। अच्छा, अगर एक शख्स पैदल या मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा है, एक शख्स पैदल या मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा है, सामने से डॉग्स आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, वो डर कर रुक जाता है, और ऐसे में कोई उसके पास आए और कहे कि ये लो भाई मेडिसिन खा लो, इससे डर खत्म हो जाएगा, तो क्या उस सिचुएशन में मेडिसिन से डर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उस डर का इलाज या सोल्यूशन कुछ और होगा। तो कोई भी घबराहट, डिप्रेशन, एंजाइटी दवाओं से खत्म नहीं होती। इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज या क्योर की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या है? इंसान की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या है? मौत। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ मौत है। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने कहा कि कहीं फायरिंग हो रही हो तो आप सीना तान कर नहीं जाएंगे, बल्कि एहतियात करेंगे, कोई शेल्टर ढूंढेंगे, कोई पनाह ढूंढेंगे, या कोई सेफ जगह ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से प्यार है, और होना भी चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोई चीज या कोई शख्स आपको अपनी जिंदगी से प्यारा हो, तो आपको मौत का खौफ रहेगा? कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोई चीज या कोई शख्स आपको अपनी जान से भी प्यारा हो, तो उस वक्त आपको अपनी जान का या मौत का खौफ रहेगा? अब कहाँ गया खौफ? हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ तो मौत का था ना। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई चीज या कोई शख्स हमें अपनी जान से प्यारा है, उसकी खातिर हम जान देने को तैयार है। कहाँ गया खौफ? कहाँ गया खौफ? ना आया ना गया, था ही नहीं। हम सिर्फ उस स्टेट ऑफ माइंड में थे, हम निकल आए उस स्टेट से। जिस तरह से हम सिनेमा हॉल से बाहर निकल आते हैं, हमें वो मूवी नहीं देखनी तो हम सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए। यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें कोई अपनी जान से प्यारा हो तो मौत का खौफ भी हमें नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे हमारे वतन के फौजी जवान बॉर्डर पर सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। उन्हें मालूम है कि जान जा सकती है, लेकिन वो बेखौफ मुकाबला करते हैं। क्यों? वतन की मोहब्बत। सिचुएशन वही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि कहीं फायरिंग हो रही हो तो क्या करेंगे? हम अपनी जान की हिफाजत करेंगे, एहतियात करेंगे। वही सिचुएशन है, फायरिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, बम्बार्डिंग हो रही है, मगर एक फौजी जवान सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। रीजन क्या है? मोहब्बत, वतन की मोहब्बत। वही सिचुएशन है फायरिंग, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड में फर्क है। ठीक है? अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में डाकू आ जाए, तो घर का सरबराह अपनी फैमिली की हिफाजत करेगा या अपने माल की? एग्जैक्टली, अपनी फैमिली की हिफाजत करेगा, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करेगा, और उसके लिए अपनी जान भी वो जोखिम में डाल सकता है। कहाँ गया मौत का खौफ? सबसे बड़ा खौफ, मौत का खौफ कहाँ गया? मोहब्बत हावी हो गई।
क्योंकि उसे फैमिली से मोहब्बत है, जबकि माल से उसे अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट और मोहब्बत ये डिफरेंट चीजें हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। बहरहाल अटैचमेंट और मोहब्बत डिफरेंट चीजें हैं। हम जिसको मोहब्बत समझ रहे होते हैं, हो सकता है वो अटैचमेंट हो। हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को या बहुत सारे लोगों के साथ हमें समझ रहे होते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं उनसे, मगर वो अटैचमेंट होती है, लगाव होता है। माल दांव पर लगा देगा वो बंदा, मगर फैमिली की हिफाजत के लिए जान की बाजी भी लगाने को तैयार होगा। क्यों? क्योंकि फैमिली से मोहब्बत है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि मोहब्बत खौफ को खत्म कर देती है। ठीक है, मोहब्बत खौफ को खत्म कर देती है। हम खौफजदा क्यों होते हैं? किसी चीज के छिन जाने का खौफ, कुछ पाने से पहले का खौफ कि मिलेगा या नहीं। ये मोहब्बत नहीं है, हमारी ख्वाहिशात हैं। अगर हम अपने अपने काम से मोहब्बत करते हुए उस काम में आगे बढ़ें तो रिजल्ट क्या होगा? उस रिजल्ट से पहले ही हमारी जो मोटिवेशन होगा वो डिफरेंट होगा, हमारी फीलिंग्स, हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होगा। ख्वाहिशात और मोहब्बत में फ़र्क होता है, ये हमें समझ में आ गया। ख्वाहिशात बुज़दिल बनाती हैं, मोहब्बत निडर, बहादुर और बेबाक बनाती है, बेनियाज बनाती है। मोहब्बत बेनियाज बनाती है। तो मैंने अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि वो मोहब्बत का लफ्ज़ याद रखिएगा। यहाँ क्लियर हो गया? मोहब्बत बेबाक बनाती है, बेनियाज बनाती है। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। तो हमारे पीर साहब ने मोहब्बत मिशन के नाम से जो एक मिशन दुनिया में फैलाया हुआ है। तो मोहब्बत मिशन को आप अगर गूगल पे सर्च करें या फेसबुक पे सर्च करें तो आप काफ़ी कुछ पीर साहब के आइडियाज़, पीर साहब के आइडियोलॉजी और मैसेजेस मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हम सब जो है उस मोहब्बत मिशन के छोटे से वर्कर्स हैं। जो इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सारा कुछ उन्हीं की अता, उन्हीं का फैज़ है। तो ख्वाहिशात असल में है क्या? ख्वाहिशात नफ्स की बीमारी है, और जो लोग ख्वाहिशात को शिकस्त दे देते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 यानी 62 है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये आयत बहुत मशहूर आयत है, सुनी भी होगी आपने। ये आयत नंबर 62 या 62 है। इससे अगली आयत के अल्लाह पाक ने इसमें फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। पहली जो आयत है 62, उसमें फरमाया कि अल्लाह के वलियों या अल्लाह के दोस्तों पे ना कुछ खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। और अगली आयत में फरमा रहा है अल्लाह पाक कि वो जो ईमान लाए और डरते रहे। अब इस पर गौर करें। पहले वाली आयत में क्या फरमाया है कि कुछ खौफ और गम नहीं होगा, ना वो खौफ में मुब्तला होंगे ना गमगीन होंगे। दूसरी आयत जो है उसमें क्या है? वो जो ईमान लाए और डरते रहे। यहाँ डर की बात हो रही है, मगर पहली आयत की अरबी पे अगर गौर करें कि अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ पर खौफ का लफ्ज है कि अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। जबकि इसके बाद वाली आयत में क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। यहाँ पर खौफ का लफ्ज नहीं है, और तर्जुमा क्या है कि जो ईमान लाए और डरते रहे। तो ईमान वालों का डर, यहाँ पर जो दूसरी वाली आयत है इसमें खौफ का लफ्ज नहीं है, यहाँ पर यत्तकून का लफ्ज है। यत्तकून यानी मोहब्बत, एहसास। हमारे पीर साहब फरमाते हैं, ये किताब मेरे पास पीर साहब की है, इसमें पीर साहब ने फरमाया कि साहिब मोहब्बत दरअसल साहिब तकवा ही होता है। यानी तकवा क्या है? मोहब्बत है। मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इज अ फेयर, इफ यू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी इट बिकम्स एडवेंचर। यानी गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल ना करना, गैर यकीनी सूरत हाल के आगे क्या होगा जिसकी कोई यकीनी सूरत हाल ना हो। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल ना करना खौफ है। अगर हम इस गैर यकीनी को कबूल कर लें कि क्या होगा, इस स्टेट ऑफ माइंड से निकल कर इस गैर यकीनी को कबूल कर लें तो ये एक एडवेंचर या मुहिम जोई बन जाती है। मुहिम जोई या एडवेंचर क्या होता है? टारगेट, गोल्स। केटू के पहाड़ की चोटी पे जाना है, ये क्या है? टारगेट है। ये एक मुहिम है, ये एक एडवेंचर है। एडवेंचर उसी वक्त हासिल होता है जब किसी काम से मोहब्बत हो, चाहे कोई साथ हो या ना हो।
और ये याद रखें कि सफर वही यादगार होता है जो अकेले किया जाए, बिला खौफ व खतर, बगैर रंजो मलाल के। अकेले सफर में इंसान हमेशा अव्वल पोजीशन पे रहता है, फर्स्ट रहता है। अकेले सफर में कोई सेकंड और थर्ड का ऑप्शन नहीं होता। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि अकेले होने का डर हो, अकेले होने का खौफ हो, तो इसका मतलब ये कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, आप अव्वल पोजीशन पर हैं, आप फर्स्ट पोजीशन पर हैं। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सर ये फियर ऑफ डेथ जो है ना, ये तो रैशनल है सर, ये तो हकीकत है, लेकिन ये ज्यादा क्यों डराता है सर हमें? कोई नहीं डराता आपको, आप डरना छोड़ दें। सर कोई एक्सरसाइज हो जिस तरह भी हुई, या कोई ये और हो एक्सरसाइज जिससे थी ना, फुल खत्म? इसकी एक थेरेपी होती है, फोबिया बस्ट टेक्निक कहलाती है वो। तो वो थोड़ी सी लेंदी होती है, यानी इस वक्त हम सेशन में या ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंडिविजुअल का केस डिफरेंट होता है, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, फोबिया बस्ट टेक्निक उसको कहते हैं। उसके जरिए आप इस फोबिया से, इस फेयर से कंप्लीटली निकल जाते हैं। अभी इस सारी डिस्कशन में एक बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि कॉज को ख़त्म करना ज़रूरी है। उस कॉज को ख़त्म करने के लिए उस कॉज को समझना भी ज़रूरी है। तो वो हर किसी का इंडिविजुअल अलग अलग होता है, सबके लिए एक ही रीज़न या एक ही कॉज नहीं होता, एक ही रूट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था कि मेरा बेटा है जो 10 साल का है और उसका थोड़ा हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिशिएंसी का भी इशू है। ठीक है। तो वो बचपन से ही उसको मोशन जितनी भी जो चीजें चलती थी या जैसे राइड्स हैं, इन चीजों से वो फोबिक था। टाइम के साथ काफी सारी चीजें बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी उसका एक फोबिया है कि उसको अगर बलून आ जाता है और वो स्पेशली ये जो बलून हवा में उड़ जाते हैं, तो वो अगर रूम में आ जाएगा या वो किसी चीज को, तो उसको उसके बर्स्ट होने से बहुत डर लगता है और वो फिर बहुत चीखता भी है समटाइम्स कि ये मुझे बहुत ये फट जाएगा। हालांकि बज़ाहिर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन वो स्टिल डरता है। तो क्या उसके लिए भी कोई मुझे हेल्प मिल सकती है कि मैं उसको उस चीज में से हम निकाल सके? जी बिल्कुल निकल आएगा। या आप किसी तरह हेल्प आउट कर सके? जी बिल्कुल, आप कांटेक्ट कीजिएगा, निकल आएगा इंशाल्लाह, एक दो सिटिंग्स में ही निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिस करने से खौफ को ख़त्म किया जा सकता है। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी खौफ को ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि प्रैक्टिस करते रहें, मगर वो प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे आप, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये कि अगर आप जी सॉरी, कोई बच्चा है छोटा, किसी जानवर से डरता हो, हाथ लगाने से डरता हो, तो हम गोद में लेके उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, उसको हाथ लगवाते हैं। 4 दफा हाथ लगता है तो बच्चा जो है ना वो सब समझने लग जाता है, फिर वो उसका खौफ खत्म हो जाता है। इस तरीके से गाड़ी चलाने का खौफ है, बार बार की प्रैक्टिस से गाड़ी का चलाने का खौफ भी खत्म हो जाता है। रस्से पे चलना हुआ, बार बार की प्रैक्टिस से जो है ना वो लोग रस्से पे चलना शुरू कर देते हैं, उनका नीचे गिरने का खौफ खत्म हो जाता है। तो मैं को खत्म किया जा सकता है। अच्छा देखिए, अभी ये जो सिचुएशन है ना, ये क्या है, ये एक फिजिकल सिचुएशन है। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग ना आती हो, तो गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदा, तो वो एक फियर होता है। किसी को ड्राइविंग आ भी जाए और वो गाड़ी में जाने से पहले ही डर रहा है, जैसे लिफ्ट में जाने से पहले लोग डरते हैं, उसका कॉज क्या होता है? फिर ये एज पे डिपेंड करता है कि किस एज में ये हो रहा है, और उसका फिर हिस्ट्री या उसका बैकग्राउंड, वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन में स्टेट में होता है। जैसे गाड़ी में पूरी फैमिली को ले जाने से लोग खौफजदा रहते हैं, जो है ना, कि हम पूरी एक गाड़ी के अंदर पूरी फैमिली को ना लेके जाएं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो बाद में कोई ये फोबिया भी होता है। तो वो फिर सिंगल बिल्कुल ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, तबस्सुम बात कर रही हूँ सर, दुबई से। सर मुझे ये कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मिसाल के तौर पर ये मैं
एक जनरल बात कर रही हूँ। मिसाल के तौर पर कोई बॉस है, ठीक है, ऑफिस में किसी के ऊपर बहुत बुरी तरह चीखा, ठीक है, या घर में कोई बड़ा या कोई उसके ऊपर चीखा, उस चीखने से या कोई लड़ाई हो जाने से एक ऐसी सिचुएशन, गुस्सा या डर ऐसा आ जाना कि जिससे कपकपाहट तारी होना शुरू हो जाए, ये सब क्या है? ये खौफ है या रिएक्शन है, बॉडी रिएक्शन है, सर क्या है ये? और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सर हम इसकी प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना सर पहले से? देखिए, ये जो है ना, ये जिसको कहते हैं ना आसाबी कमजोरी, ये जो आपका नर्वस सिस्टम है वो वीक है, ठीक है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? न्यूरो में न्यूरोलॉजी या नर्वस सिस्टम की ही प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है जी। तो इसका क्योर या इसका इलाज, थेरेपी इसकी है, इसकी एक्सरसाइजेस हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो डाउन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो सर does it require medication as well? मेडिकेशन तो देखिए, अगर मेडिकेशन है तो हो सकता है फॉर टाइम बिंग, वो थोड़ी देर के लिए आप करते हैं, मगर वो एडिक्शन की तरफ आपको ले जाता है, एडिक्टेड कर देता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसके इलाज मेडिसिन के बगैर जब आ चुके हैं, मिल चुके हैं मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न स्टडीज में, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, और ये एनएलपी इस वक्त सबसे इफेक्टिव है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, तो हम एंड करें। मैं आपको लास्ट में एक बुक है मेरे पास, ये सजेस्ट करना चाहूंगा। ये मेरे पास एक किताब है। क्वेश्चन है प्लीज। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूँ। ये किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिर नफ्सियात, कि पाकिस्तान में बहुत आसानी से आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिर नफ्सियात, तो इसका मुताला जरूर करें। जी, कोई क्वेश्चन कर रहे थे आप? जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी वो बच्चे से रिलेटेड ही, कि मैं फिर आपसे इंशाल्लाह अलग से भी बात करूंगी। तो क्या ये अटेंशन को मतलब फोकस बढ़ाने के लिए भी एनएलपी हमें हेल्प कर सकती है? स्पेशली मेरे अपने बच्चे के लिए मैं उसको देखती हूँ। जो सबसे पहले जो एनएलपी हमें गाइड करता है या ट्रेनिंग देता है, सबसे पहले बिहेवियर, उसके बाद फिर फोकस, उसके बाद फिर आपका मोटिवेशन और फिर आपका सक्सेस, इन सारी चीज़ों के लिए आपको गाइड करता है। तो बिहेवियर का फोकस से बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब एक कनेक्शन है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही कहना चाह रही थी कि ये आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके बिहेवियर से शो हो रही होती हैं। अगर आप उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं है या फोकस नहीं है तो आपका बिहेवियर उन सब चीजों को शो कर रहा होता है। तो वो दोनों चीजें ही साथ साथ हैं। फोकस अगर नहीं है तो फिर बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।